हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कोडोन 3। आज का जो टॉपिक है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पे है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और बेसिक टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, जो जेएनयू से लेकर के बीएचयू और कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली उसके सिलेबस में इंक्लूड किया गया हुआ है। खासकर सीयू सीईटी और नेट जेआरएफ के भी एग्जामिनेशंस में आपको इस टॉपिक का डिस्कशन सिलेबस में मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सौरभ कुमार फ्रॉम मोतिहारी, जिन्होंने कमेंट किया था कि यस सर, आपका जो डाउट था उन्हीं के डाउट पे मैंने पहले वाला वीडियो भी उसको इलाबोरेट किया एंजाइम से रिलेटेड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का। साथ ही साथ में हुसैन जाफरी, ये मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। राइट नाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जेआरएफ उनका क्लियर हो चुका है, बट वो पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे नहीं। सो he was telling me that कि sir, it's so good to see that you are preparing or you are making the videos in Hindi medium and but although along with आप इंग्लिश में ही सब कुछ समझा रहे होते हो, लेकिन हिंदी में टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में यूज़ कर रहे होते हो, समझाते हिंदी में हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाती हैं। और उन्होंने यूपी के कई सारे अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे इनको शेयर किया। सो एनीवन फ्रॉम द यूपी, इफ़ यू आर वाचिंग इट, बहुत बहुत थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इनको, और जिनको इनकी ज़रूरत है, जो अच्छी किताबों को हिंदी के लैंग्वेज में समझना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का है, और किसी भी डिस्कशन का अब मैं बेसिकली दो पार्ट को मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, वाई एंड हाउ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की ज़रूरत कोशिश करेंगे कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो ग्रेजुएशन के 20 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, या नेट जेआरएफ में उससे सवाल आने वाला है सिर्फ उसके लिए पढ़ रहे हैं, या हमें सच में जानना है कि लिविंग सिस्टम इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और साथ ही साथ में हाउ सेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे ये चीज़ें प्रोसीड करती हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं। जो वाई था, क्यों पढ़ते हैं, उसका ये डिस्कशन इंक्लूड करेगा। सो इट इज़ एन अल्टरनेटिव रूट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड इट डज नॉट जनरेट एटीपी। तो ग्लूकोज का ही एक अल्टरनेटिव पाथवे है, लेकिन इसमें कोई एटीपी का जनरेशन नहीं होता है, बल्कि इंस्टेड यहाँ पे NADPH का सिंथेसिस होते हैं, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म और कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे में इसका यूज हो रहा होता है। टू मेजर फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोस फॉर द न्यूक्लियोटाइड एंड ल्यूक्निक एसिड सिंथेसिस। यहाँ से जो अल्टरनेटिव पाथवे से राइबोस 5 फॉस्फेट का जो सिंथेसिस होगा, जिसके चलते इसका नाम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पड़ा था, वो आपके एज अ बेस राइबोस शुगर जो न्यूक्लियोटाइड में होते हैं उसके लिए वो काम करते हैं। इसका डीऑक्सी फॉर्म अगर होगा तो डीएनए के लिए यूज़ किया जाएगा, अगर सीधे राइबोस शुगर होंगे तो वो आपके आरएनए में यूज़ होंगे। साथ ही साथ आपको भी पता है कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं, जो एनर्जी को स्टोर करते हैं एनर्जी करेंसी के तौर पे, वो भी आपके राइबोस शुगर के ही फर्स्ट आर्म पे या फिफ्थ आर्म पे फॉस्फेट्स वगैरह, फर्स्ट आर्म पे तो नाइट्रोजनस बेस होता है कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे आपके फॉस्फेट ग्रुप को स्टोर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो दीज आर द टू मेजर फंक्शंस ऑफ राइबोस विच आर सिंथेसाइज्ड through the pentose phosphate pathway. First of all, the NADP is synthesized, which is used for the fat metabolism, and the ribose which are synthesized are used for the nucleotide and nucleic acids synthesis. Now, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के लिए। और इसी के जेनेटिक डिफिशियंसी से कई सारे रिलेटेड डिजीज़ हैं जो ह्यूमन से जुड़े हुए हैं। उसमें से एक जो है वो हीमोलाइटिक एनीमिया आता है। कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा सिकल सेल एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होता है, जिसमें जो आरबीसीज होते हैं उनकी पोटेंशियल टू कैरी द ऑक्सीजन वो डिक्रीज कर जाता है। साथ ही साथ में हेमोलाइटिक एनीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होता है, क्वांट प्रॉब्लम होता है, यानी कि अगर आपको 100 आरबीसी की ज़रूरत है तो ये घट जाएंगे, इनका नंबर 50, 60, 70 जो भी आप समझे वो घट जाते हैं, हीमोलाइसिस होता है। जबकि यहाँ पे 100 के 100 रहेंगे,
लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि ऑक्सीजन वो कैरी कर सकें। तो एनीमिया का दो डिफरेंस है, हिमोलाइटिक और सिकल सेल एनीमिया, जिसको मैं एक जनरल आउटलाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसके साथ साथ में एक और है यूरेनिक एसिड पाथवे, जो ग्लूकोज के ही एक इंटरमीडिएट एसिड्स होते हैं जिसको हम लोग ग्लूक्यूरोनिक एसिड बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जीनोबायोटिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हमारे हेल्प कर रहा होता है। हम लोग कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यूरोनिक एसिड पाथवे को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्राइम फोकस यहाँ पे यूरोनिक एसिड पाथवे को पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सॉरी। तो इसके डिफिशियंसी से भी इसेंशियल पेंटोस यूरिया जो है, इसेंशियल पेंटोस यूरिया नाम का एक डिजीज़ है जो इसके भी डिफिशियंसी से आपके बॉडी में होता है। सो दीज आर द टू टॉपिक्स दैट यू कैन गो थ्रू, लाइक कि यहाँ से अगर आपके पास में प्रॉपरली अगर आपके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे काम नहीं कर रहे होते हैं तो किन किन तरीके के डिजीज़ जो है वो वहाँ पे फॉलो करते हैं ना। फिर आ जाते हैं कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो है ये इस पे काम करते हैं, यानी कि पहला मॉलिक्यूल जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में इंटर करेगा वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट के ही फॉर्म में होता है। हमारे अंदर जो सबसे कॉमन है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के तौर पे आप पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को स्टार्ट कर सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो इसमें होंगे क्या, बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, यानी टोटल 18 कार्बन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें 3 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले यानी 15 कार्बन सुगर्स के प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 + 3 = टोटल 18 कार्बन हो चुके हुए हैं। अब ये जो 5 कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन है, ये वापस से रीअरेंज किए जाते हैं जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होते हैं। अब फर्दर यही ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाद में जाकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फिर से सिंथेसिस करेंगे, जो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए हैं ये हो गए टोटल 12 और ग्लिसरल्डिहाइड के 3, यानी कि ये 15 मॉलिक्यूल का हिसाब किताब बराबर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि 5 कार्बन सुगर्स जो सिंथेसाइज हुए हैं वो आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंथेसिस में ही यूज किए जाए। यहाँ से एक मॉलिक्यूल और भी है जिसको हम लोग फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट लिखते हैं, यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो पायरोफॉस्फेट, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, इनका क्या काम होता है कि ये एक बेसिक शुगर होते हैं जिस पर रिएक्शन होता है और इनसे ही प्यूरिन और पायरामिडीन की सिंथेसिस की जाती है। तो यही 5 कार्बन शुगर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 5 कार्बन शुगर जो होते हैं वो PRPP की सिंथेसिस करते हैं। एंजाइम का नाम भी बहुत सिंपल है, PRPP सिंथेस, ठीक है। एक सिंपल सा एंजाइम है PRPP सिंथेस जो फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट का सिंथेसिस करता है। स्ट्रक्चर वाइज देखने में कैसे होंगे कि ये फिर वैसे ही 1 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी फॉस्फेट्स होंगे और फर्स्ट नंबर पे भी फॉस्फेट होंगे, और यहीं पे आपके डबल और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजिनस बेस के होते हैं वो आके अटैच करते हैं और प्यूरिन का सिंथेसिस करेंगे। सो जस्ट एक ये अलग एक पाथवे है। कभी फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग प्यूरिन और पैरामिडिन के बायोसिंथेसिस डिनोवो पाथवे को हम लोग भी एक वीडियो बना के मैं उसमें डाल दूंगा ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आते हैं कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे 2 तरीके से ऑपरेट करता है, जो आपके पूरे चार्ट को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव जो नॉन रिवर्सिबल होता है, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सिंपली राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो फिर इंटर कन्वर्जन होता है इनका, यहाँ 5 कार्बन वालों का इंटर कन्वर्जन होता है जो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, रिवर्सिबल होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह के NADPH की सिंथेसिस नहीं हो रही होती है, इसलिए इसको नॉन ऑक्सीडेटिव बोला गया हुआ है। सो ऑक्सीडेटिव पाथवे में NADPH का सिंथेसिस, ठीक है,
NADPH का सिंथेसिस, और नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में NADPH की सिंथेसिस नहीं होती है और रिवर्सिबल भी होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव पाथवे में क्या होता है, फिर नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में क्या होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। तो ऑक्सीडेटिव पाथवे और नॉन रिवर्सिबल जो है, ऑक्सीडेटिव नॉन रिवर्सिबल पाथवे है, इसमें मैंने क्या किया है, चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कलर्स को ऐड किया हुआ है, सो टू जस्ट टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। और ये वीडियो जो है वो सिर्फ ऑक्सीडेटिव नॉन रिवर्सिबल फेज पे ही लेक्चर 1 कंप्लीट होगा। लेक्चर 2 में हम लोग नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल वाले को डिस्कस करेंगे। सो ऑक्सीडेटिव नॉन रिवर्सिबल वाले में क्या है, सबसे पहला जो हेक्सोज फॉस्फेट जो शंट था वो आपका बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो NADP प्लस ये प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करते हैं। कहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से दोनों हाइड्रोजन को रिलीज किया गया हुआ है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ ये हाइड्रोजन NADPH प्लस H प्लस पे ट्रांसफर किया गया हुआ है। अल्टीमेटली यू विल सी दैट कि डेवलपमेंट ऑफ कीटोन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे हो चुका हुआ है, इसीलिए इसको 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बोला जाता है, जो कि एक कीटोनिक शुगर है। ठीक है, अगले में आप देखिएगा कि मैंने कीटोन वाले ऑक्सीजन और एक पैरानोज रिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके ऑक्सीजन को मैंने रेड से मार्क किया है, क्योंकि अगला जो मॉडिफिकेशन हो रहा है इट इज़ जस्ट द हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज जो इंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलेज इंजाइम वाटर मॉलिक्यूल को अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं। यू विल कम टू नो दैट कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पे ऐड हो रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है जो पैरानोज रिंग का था वो शिफ्ट हो जाता है COO- के तौर पे। फिर वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं H+ और OH- में। अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्कर कर दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दैट कि फर्स्ट H+ जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, और सेकेंड H+ ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है इस वाले पोजीशन पे, OH not H+, OH-। So water is hydrolyzed using the enzyme gluconolactone hydrolase, और इससे जो H+ और OH- सिंथेसाइज हुए हैं वो सेकेंड नंबर कार्बन और सॉरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर कार्बन पे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और इससे 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो हैं वो फाइनली 6 ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई सारे बुक्स में या बेसिक बुक्स में अगर आप देखिएगा तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन को डिस्कस नहीं किया गया हुआ है। सिंपल आपको बताया गया है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो थोड़ा सा अच्छी किताबें हैं जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस आता है। ये तो हार्पर से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेनिंगर में और भी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे H+ और H+ दो हाइड्रोजन हैं, यहाँ से वो वापस से NADP को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये वापस से सेकेंड पोजीशन पे एक कीटोनिक शुगर के तौर पे अवेलेबल होते हैं। ये एसिड के तौर पे अवेलेबल थे, अब ये कीटोन के तौर पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज 3 कीटो, चूंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर कार्बन पे मॉडिफिकेशन हुआ है, 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का सिंथेसिस हुए हैं, और एंजाइम का नाम अगेन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज है जो आपके हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम कर रहे थे। यहाँ आते आते नाउ दिस इज रेडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर राइबुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, ये CO2 यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर हैं आपके वो अब आपके 5 कार्बन हो जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन। ये 5 कार्बन के राइबुलोज 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। सो ओवरऑल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्जन, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्जन, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में,
और 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का डीकार्बोक्सिलेशन होकर के राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्जन, ये आपका ऑक्सीडेटिव नॉन रिवर्सिबल फेज कंप्लीट हुआ है। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का सिंथेसिस हुआ होता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव पाथवे बताया गया। और कोई भी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए इसको नॉन रिवर्सिबल बताया गया है। सो होपफुली ये चीज़ें डाउट और अगर कुछ है तो पूछ लीजिएगा। सो ये ऑक्सीडेटिव नॉन रिवर्सिबल फेज यहाँ पे कंप्लीट है। जस्ट एक और लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में हम लोग नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल बी थ्रू विथ इट। थैंक यू।